नमस्कार, मैं सुनील कुमार हिमाचली। आप देख रहे हैं स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। सबसे पहले रुख मध्य प्रदेश का, जहां पर 27 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। इसे लेकर कांग्रेस और बीजेपी समेत अन्य पार्टियां सक्रिय नजर आ रही हैं। फिर सत्ता पाने को उत्सुक कांग्रेस ऐसे में हर मुद्दे को लेकर सरकार पर लगातार हमले कर रही है। अब चावल को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा के बाद पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने भी शिवराज सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने प्रदेश और शिवराज सिंह चौहान को एक मेडल दिया है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से गरीबों को लॉकडाउन महामारी के बीच जो चावल दिया गया है। जीतू पटवारी ने कहा कि सीएम प्रदेश के गरीबों को पशुओं की संज्ञा दी है और वो स्वयं टाइगर बनने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि खुद पीएम मोदी ने भी कहा है कि जो चावल पशु नहीं खा सकते वह शिवराज ने इंसानों को खिलाए हैं। केंद्र सरकार ने मेरे प्रदेश की सरकार को और मुख्यमंत्री जी को एक मेडल और दिया। उन्होंने कहा कि जो चावल सार्वजनिक वितरण प्रणाली से गरीबों को लॉकडाउन और इस महामारी कोविड के अंतर्गत मिला, वो चावल पशु भी नहीं खा सकते थे। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने गरीबों को पशु की संज्ञा दे दी है, पशु जैसा समझा है और खुद टाइगर बनने की कोशिश में। मैं मानता हूं कि जैसे पहले तमंगे केंद्र सरकार ने कहा कि सबसे बड़ा खनिज माफिया अगर कहीं पे है तो शिवराज सिंह चौहान को है, मोदी जी की सरकार ने शिवराज सिंह चौहान को यह तमंगा दिया था। अभी फिर मोदी जी ने कहा कि जो चावल पशु नहीं खा सकते वो शिवराज ने। उधर एमपी में राज्य मंत्री राव बृजेंद्र सिंह यादव और पूर्व विधायक जजपाल सिंह जज्जी की भी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर हिमांशु शर्मा ने बताया कि जिला मुख्यालय से रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इन दोनों के साथ पूर्व विधायक जजपाल सिंह जज्जी की बुजुर्ग मां भी कोरोना पॉजिटिव निकली है। इसके बाद से इलाके में हड़कंप मच गया। लोग कोरोना को लेकर डरे हुए हैं क्योंकि ये दोनों नेता काफी समय से गांवों में रामशिला यात्रा निकाल रहे थे। हजारों लोग उनसे मिलते जुलते रहे हैं। इससे लोगों में संक्रमण का खतरा और बढ़ गया है। सीएम के संभावित कार्यक्रम को लेकर हाल ही में राज्य मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव कलेक्टर, एसपी समेत कई अधिकारियों के साथ कार्यक्रम स्थल पर निरीक्षण कर चुके हैं। उधर छत्तीसगढ़ कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। इसे लेकर देश भर में सियासत भी जारी है। वहीं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धर्मपाल कौशिक ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना को लेकर प्रदेश सरकार को तैयारी अपूर्ण है, जिसके चलते कोरोना में संक्रमितों को अस्पताल में पर्याप्त बिस्तर उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। प्रदेश के सभी अस्पतालों की हालत एक जैसे है। राजधानी में कोरोना चिंताजनक रूप ले चुका है। एम्स और अंबेडकर हॉस्पिटल के आईसीयू में बिस्तर उपलब्ध नहीं है। प्रदेश की सरकार को कोरोना को लेकर गंभीर नहीं होती दिख रही है। कोरोना का बम फूटा और जिस प्रकार से 1884 से ऊपर मामले आज छत्तीसगढ़ में आए हैं, वहीं रायपुर में 666 से ऊपर मामले आए हैं और इस प्रकार से एक बेतहाशा जो वृद्धि हो रही है, इसका प्रमुख कारण है सरकार की असफलता, गाइडलाइन नियमों की अवहेलना और जिस प्रकार से हमारा रिकवरी रेट है छत्तीसगढ़ का 53.2% है, जबकि पूरे हिंदुस्तान में देखेंगे तो अलग अलग राज्यों को देखेंगे तो हमसे सब बेहतर स्थिति में है। नीचे से हमारा दूसरे नंबर पर है। इसी प्रकार से टेस्टिंग की जब इस बात करेंगे तो हिंदुस्तान में हम काफी पीछे हैं। पिछली बार जब विधानसभा में चर्चा हुई तो ये उम्मीद की जा रही थी और चर्चा में आई स्वास्थ्य मंत्री जी का कि मंगलवार तक हम 20,000 टेस्टिंग में पहुंच जाएंगे, लेकिन जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है उससे काफी। उधर कोरबा के वनांचल क्षेत्र की उप तहसील पसान में एक अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा तहसील में बाबू के रूप में सरकारी कार्यों का निर्वहन करने, गांव के भोले वाले लोगों से अवैध वसूली करने की शिकायत जिला कलेक्टर और क्षेत्रीय पाला तानाखार विधायक मोहित राम
से की गई है। शिकायत करने वाले सरपंच और ग्रामीणों का आरोप है कि सीताराम यादव नाम का व्यक्ति अनधिकृत रूप से उप तहसील प्रधान कार्यालय में बैठता था। सरकारी बाबू का पूरा कार्य निर्वहन करता है। इतना नहीं, कागजों में लिखा पढ़ी समेत सरकारी सील ठप्पा लगाता है। साथ ही फाइलों को आगे बढ़ाने का कार्य वो करता है, जिसकी एवज में ग्रामीणों से उसके द्वारा अवैध रकम की मांग की जाती है और नहीं देने पर कागज फाइलें आगे नहीं बढ़ाई जाती हैं। ये पिछले 12 वर्षों से चल रहा है। वहीं सीताराम यादव को हटाने के लिए ग्रामीण लामबंद हो गए हैं। वहीं पाली तानाखार विधायक मोहित कक्केटा ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्रवाई की बात कही है और जिला कलेक्टर को कार्रवाई हेतु सूचित किया गया है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि गरीबों से किसी भी तरह की अवैध उगाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसा करने वालों पर तत्काल कार्रवाई होगी। ये हमारे आम किसान जो जनता आते हैं तहसील में काम करते हैं, उसमें कुछ जो शासकीय कर्मचारी नहीं हैं, कुछ सालों से बाबू जमे हुए हैं, जिसका मेरे पास लिखित शिकायत किया गया है। जो उप तहसील पसान की बात है तो उसमें शिकायत का हम लोग जाँच में लिया गया है और कलेक्टर को हमें अनुशंसा करके दिया गया है कि ऐसे कर्मचारियों को तत्काल वहाँ से निकाल दिया जाए, क्योंकि सरकार इसमें हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार माननीय भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री जी की बदनामी ना हो, क्षेत्रीय हमारे प्रतिनिधियों का भी बदनामी ना हो। इसको देखते हुए हम ऐसे कर्मचारी जहाँ भी जिस भी जनपद में हो, चाहे DO ऑफिस में हो, DO में हो, सभी कार्यालय के लिए, चाहे तहसील में हो, सभी कार्यालय में ऐसे आदमी जो पदस्थ भाजपा शासनकाल में प्रवेश किए हैं, तो सबको निकालने के लिए हमें बसंत महतो को। उधर छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण से रोकथाम के लिए जिला में लगातार टेस्टिंग बढ़ाई गई है। दरअसल जांच की शुरुआत शहर के व्यस्तम रेलवे चौक से हुई, जहां व्यापारियों की कोरोना जांच की गई। वहीं डोंगरगढ़ तहसीलदार के अविनाश ठाकुर ने बताया कि लगातार शहर में भीड़-भाड़ वाले इलाकों में कैंप लगातार लगाए जाते हैं, जिससे कि दुकानदारों की स्पॉट पर जांच की जा सके। वहीं व्यापारियों ने प्रशासन से इस पहल का स्वागत किया है और पूरा सहयोग देने की बात कही है। जैसे जैसे नगर में कोविड-19 कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, उसे देखते हुए कलेक्टर साहब के निर्देशानुसार जो शहर के भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं और जहां लोगों का आना जाना ज़्यादा रहता है, जैसे कि होटल हो गए और खाने पीने की चीज़ें हैं, दूध दही की दुकान है या फिर सैलून दुकान है, वहाँ इस तरह के संक्रमण के खतरे ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसे देखते हुए प्रशासन के द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि वो उसी जगह पे जाके व्यापारियों को वहीं ऑन द स्पॉट बुलवा के उनका कोविड-19 का चेकअप कराया जाएगा। चेकअप कराने के बाद उनको रिजल्ट बताया जाएगा। कोरोना की जो जांच हो रही है प्रशासन के द्वारा, मतलब यहाँ पर तहसीलदार साहब और ये कोरोना की टीम आई है कि आप सब जांच कराइए, जिससे पता लगेगा। तो उससे रेलवे चौक के सारे व्यापारी स्वेच्छा से आकर सरकार की इस मतलब कदम पर सहयोग कर रही है और खुद आके सब चेक करा रही है। उधर मध्य प्रदेश के इंदौर में JEE की परीक्षा 3 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जा रही है। परीक्षा 6 सितंबर तक चलेगी। वहीं नीट की परीक्षा का आयोजन 13 सितंबर को किया जाएगा। बता दें कि ये दोनों ही परीक्षाएं देश की बड़ी परीक्षाएं हैं, क्योंकि इनसे IIT से इंजीनियर और मेडिकल की पढ़ाई का रास्ता खुलता है। इंदौर में 3 सेंटर में परीक्षा आयोजित की जा रही है। बता दें कि छात्रों की संख्या कम होने से केवल देवास नाका स्थित आयोन डिजिटल जोन पर परीक्षा होगी। बता दें कि इस बार करीब 8000 परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं, जो 2 शिफ्ट में परीक्षा देंगे। देश जहां कोरोना महामारी से झेल रहा था, कोरोना की वजह से काफ़ी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कोरोना के बाद मध्य प्रदेश और समूचे देश में जहां बारिश ने भी बाढ़ का विकराल रूप लिया, वहीं अब मध्य प्रदेश व तमाम पूरे देश में JEE और नीट की एग्ज़ाम का शुभारंभ हो चुका है। ऐसे में जहां एक तरफ
कांग्रेस पार्टी या अन्य पार्टियां लगातार इन एग्ज़ाम्स का विरोध कर रही थी, वहीं अब मध्य प्रदेश सरकार व केंद्र सरकार ने JEE और नीट की एग्ज़ाम प्रारंभ हो चुकी है। इंदौर की अगर हम बात करें तो करीब 8000 छात्र JEE और नीट की एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। इंदौर में 3 सेंटरों में एग्ज़ाम प्रारंभ हो चुकी हैं, जहां अगर हम बात करें JEE एग्ज़ाम की बात करें तो 3 सितंबर से 6 सितंबर तक एग्ज़ाम होने जा रही है। वहीं नीट की एग्ज़ाम 13 तारीख को होने जा रही है। ऐसे में करीब 8000 छात्र जो एग्ज़ाम देने आ रहे हैं, मध्य प्रदेश सरकार ने उन्हें आने जाने और खाना देने का भी आश्वासन किया है। ऐसे में ये तमाम सारी चीज़ें देखने योग्य हैं कि क्या ये अन्य सुविधाएं इतनी तमाम कोरोना जैसी महामारी के बाद और लगातार बाढ़ ने जहां मध्य प्रदेश के हाल बेहाल कर रखे हैं, ऐसे में नीट और JEE की एग्ज़ाम बच्चे जो दूर दराज से आए हैं, क्या उन्हें तमाम ऐसी सुविधाएं देने में मध्य प्रदेश सरकार व केंद्र सरकार ऐसे सही साबित हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। ऐसे में हमारे साथ एक अभिभावक भी हैं जिनके बच्चे यहाँ पर एग्ज़ाम देने आए हुए हैं। हम उनसे भी बात करते हैं किस तरह से और कैसे क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा या फिर जो एग्ज़ाम हुई है वो किस तरह से इस एग्ज़ाम को लेकर सोचते हैं। जी सर, बताएं, क्या आपका बच्चा क्या एग्ज़ाम देने आया है? हाँ, यह नीट की एग्ज़ाम देने आया है। तो अभी जैसे कोरोना काल था और लगातार बाढ़ ने भी विकराल रूप लिया है, तो क्या आपको लगता है ये सही समय ऐसा एग्ज़ाम सरकार को लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? एग्ज़ाम तो लेना ही चाहिए जी। जिस तरह से चुनाव के लिए लोग मांग कर रहे हैं कि चुनाव होना चाहिए, वैसे एग्ज़ाम उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किसी का करियर उस पर डिपेंड होता है। यदि अभी नहीं होती, 4 महीने के बाद होती, तो सेशन कब होगा, या तो 0 सेशन हो जाएगा या फिर इतना लेट चलेगा, 0 सेशन और लेट सेशन में कोई अंतर ही नहीं रह जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके हिसाब से जो सरकार ने ये निर्णय लिया है, ये बिल्कुल सही, बिल्कुल उचित सही निर्णय लिया है और बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे। अच्छा, आने जाने और सरकार ने आश्वासन दिया कि खाने की भी व्यवस्था की जाए, क्या ऐसी कोई व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है आपके छात्रों को या बच्चों को ऐसी मिली है? ये सुविधाएं तो हो रही है सर, व्यवस्था जम रही है जी। हाँ, यहाँ इंदौर तो जागरूक शहर है। यहाँ सामाजिक संगठनों ने भी अपने व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पे अपने मकान नंबर वो दिए थे कि रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था भी करिए। सरकार की तरफ से भी इंतजामात अच्छे व्यवस्थित हैं सर, और जागरूक शहर है ये, यहाँ व्यवस्था भी बढ़िया है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तमाम जो सरकार है, सरकार की तरफ से जो आश्वासन दिया गया है कि खाना पीना, जो बच्चे दूर दराज से या कहीं से भी आएंगे उनके रुकने के लिए खाना पीने की व्यवस्था, और साथ ही उनको यहाँ तक जो उनका एग्ज़ाम सेंटर है उसको लाने के लिए यहाँ तक जो व्यवस्थाएं की गई हैं वो भी बराबर की जा रही हैं। उन लोगों को रहने के लिए और खाने के लिए सारी सामग्री दी जा रही हैं। तो इस तरह से जो नीट और JEE की एग्ज़ाम है वो इंदौर में और समूचे देश में चालू हो चुकी हैं। लगातार जो सरकार ने आश्वासन दिया है वह भी बराबर लोगों को और बच्चों को दिया जा रहा है। कोरोना काल के बाद जो एग्ज़ाम है ये पहली एग्ज़ाम है। हालांकि हम बात करें तो मध्य प्रदेश व समूचे देश में लगातार कांग्रेस और अन्य पार्टियों ने इस एग्ज़ाम का विरोध किया था कि कोरोना काल और इस बाढ़ के विकराल रूप में अभी एग्ज़ाम्स नहीं ली जाना चाहिए। हालांकि केंद्र सरकार ने इस निर्णय को लेते हुए एग्ज़ाम की है और बच्चे यहाँ पर काफ़ी कुछ आकर और एग्ज़ाम भी दे रहे हैं। ANB न्यूज़ के लिए अनिल चौधरी के साथ गणेश तिवारी। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज़। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज़ इन चैनल नंबर पर।
स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं एमपी के होशंगाबाद का, जहां बारिश और बाढ़ से भारी तबाही मची हुई है। भीषण त्रासदी से मकान बाढ़ के आगोश में समा गए हैं। बाढ़ का पानी इतना तेजी से बढ़ा कि लोगों की जरूरत का सामान निकालने तक का वक्त न मिला। लोगों की हालत बद से बदतर हो गई है, क्योंकि पीड़ितों के पास रहने को घर नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं, खाने को भोजन तक की भी उपलब्धता नहीं हो पा रही है। कुछ ऐसे होशंगाबाद शहर के 26 बाढ़ जो हैं बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। वहीं प्रशासनिक अधिकारी ने प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। एसडीएम होशंगाबाद आदित्य रिछारिया जी निकले हैं निरीक्षण के लिए, और देख सकते हैं मकान में भी पूरा मकान के ऊपर बारिश का पानी इतना था, बाढ़ का कहर इतना रहा कि पूरा मकान क्षतिग्रस्त हो चुका है। और एसडीएम आदित्य रिछारिया जी ने भी दौरा किया है, क्या कुछ निरीक्षण में पाया गया है और सरकार की तरफ से क्या कुछ मदद मिल सकती है। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है एएनबी न्यूज़ पे। क्या कुछ निरीक्षण किया गया है? मैं आपको बता दूं, अभी 4-5 दिन पहले होशंगाबाद में बाढ़ की जो भीषण त्रासदी हुई है, उसमें होशंगाबाद के कम से कम 26 वार्ड प्रभावित हुए हैं। और ख़ासकर ये जो नर्मदा जी से लगा हुआ एरिया है, जिनका बैक वाटर जो आता है, संजय नगर और आपका महिमा नगर और आपका क्या नाम बंगाली कॉलोनी, इन सब एरिया में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और ये अभी जैसे मुझे जानकारी मिली कि ये जो आपके हरिजन बस्ती खोजनपुर की, इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और अभी जैसा आपने भी देखा, मैं भी देख रहा हूँ कि मकान जो बने हुए हैं, बहुत 3-4 दिन लगातार पानी भर जाने से वो नष्ट प्राय हो गए हैं, दीवारें गिर गई हैं और लोगों को रहने के लिए जगह नहीं है। उनका जो राशन पानी है वो तो ख़राब हुआ ही है, साथ में उनके बैठने की जगह तक नहीं बची है। सर, लगातार गरीब तबके के लोग यहाँ निवास करते हैं और सभी लोगों की आस और उम्मीद अब यही लगी है कि प्रशासन उनकी किस हद तक मदद कर सकता है। प्रशासन इसका भी सर्वे कर रहा है। सबसे पहले हम मकानों का ही सर्वे कर रहे हैं और हमारा ये प्रयास होगा कि जल्दी से जल्दी शासन को सर्वे करके रिपोर्ट भेजेंगे और शासन जैसा निर्देश देगा राहत राशि वगैरह, क्योंकि गवर्नमेंट के ऊपर ही रहता है कितना क्या अलॉटमेंट मिलता है, उस हिसाब से जो भी शासन से सहायता प्राप्त होगी हम तत्काल वितरण करेंगे। जैसा कि एसडीएम आदित्य रिछारिया जी ने बताया कि शासन की तरफ से जैसा भी हर संभव मदद करने के लिए तैयार है। और मैं एक बार इधर भी जा रहा हूँ, बताना चाहूँगा कि किस तरीके से मकान पूरा क्षतिग्रस्त हुआ है। आप देख सकते हो, एक बार यदि देखा जाए तो तमाम चीज़ें हैं, बोरियां बंधी हुई हैं, सामान जहाँ के तहाँ जैसा का तैसा ही रखा रह गया है। 2013 के बाद ये भीषण बाढ़ ने मचाई है तबाही, और इस तबाही में अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है कि कितना क्षतिग्रस्त हो चुका है। तमाम जगह आप देख सकते हो, सारी चीज़ें अस्त व्यस्त पूरी तरह से पड़ी हुई हैं। अब केवल लोगों की आस है प्रशासन से। अब देखा जा सकता है कि प्रशासन लोगों की किस हद तक मदद करता है। होशंगाबाद से एएनबी न्यूज़ के लिए। उधर एमपी के खंडवा के ग्राम पंचायत जामकोटा के गोविंदपुरा में दूर दूर तक विकास का अभाव है। कीचड़ और गड्ढों से भरे गांव अपने खुद दास्तां बयान कर रहे हैं। लोगों को बारिश के दिनों में भारी परेशानियों का यहां पर सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों को आवाजाही के लिए 4 फीट पानी से होकर गुजरना पड़ता है, जिससे कई तरह जहरीले जीव जंतुओं का डर बना होता है। ग्रामीणों का कहना है कि अपनी मांग सरपंच सचिव के सामने रखी, लेकिन इससे अनदेखा कर दिया गया। ऐसे में सड़क नहीं बनी है तो चुनाव का बहिष्कार करेंगे और सरकार से गुहार लगाई है कि हमें अच्छी सड़क बनानी चाहिए ताकि हम वोटिंग करेंगे। उधर छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों ने शासकीय काम के लिए पटवारी की पिटाई कर दी। मामला पोलमपल्ली थाना क्षेत्र के नक्सल प्रभावित कोर्रापाड़ गांव का है, जहां गिरदावरी करने गया पटवारी की नक्सलियों ने पिटाई कर दी, जिससे पटवारी घायल हो गया। वारदात के बाद नक्सली ने एक पर्चा भी छोड़ा। वहीं अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किए गए पटवारी की अब स्थिति आप देख सकते हैं, जहां उसकी हालत खतरे से अब बाहर है। वहीं पीड़ित पटवारी ने बताया कि नक्सली उसकी डंडे से पिटाई कर रहे थे, जिसके बाद ग्रामीणों ने उसका बीच बचाव किया। इस दौरान नक्सलियों ने फिर वहां न आने की धमकी दी। कहा अगर फिर यहां आया तो जान से मार देंगे। अच्छा,
गाँव में। अच्छा। जब डिलीवरी करके वापस आए तो खाना खाने नेक्स्ट में मारपीट की? और क्या धमकी भी दिए? धमकी भी दिए हैं, दोबारा ऐसे हम मार देंगे। उधर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच प्रदेश ने एहतियातन बड़ा फैसला लिया है। दरअसल संचार विभाग ने प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि एहतियातन तौर पर आगामी सूचना तक संचार विभाग का कार्यालय नहीं खुलेगा। हम सभी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। साथ ही उन्होंने टीवी लाइव डिबेट के लिए भी ऑनलाइन संपर्क करने के लिए आवेदन किया है। वहीं किसी भी संबंध में वाइट या प्रतिक्रिया के लिए भी फोन पर संपर्क करने का निवेदन किया गया है, ताकि कोई भी समस्या या आवश्यक होने पर सीधे शैलेश नितिन त्रिवेदी से संपर्क करने का निवेदन किया गया है। ये निर्णय आगामी सूचना तक प्रभावशील रहेगा। कांग्रेस संचार विभाग के कार्यालय के सभी साथी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। टीवी लाइव डिबेट में कांग्रेस का पक्ष रखने वाले सभी प्रतिनिधियों से ऑनलाइन ही जुड़ने का आग्रह किया गया है। किसी बाइट या प्रतिक्रिया के लिए यदि कोई संवाददाता चाहें तो वो सीधे संपर्क करें। यह सबकी सुरक्षा के लिए और सावधानी के दृष्टिकोण से यह फैसला। वहीं छत्तीसगढ़ के कोंडागांव से गुजरने वाली NH-30 सड़क पर होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। इस अभियान में कोंडागांव पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी ने जिले में होने वाले सड़क दुर्घटना वाले स्थानों पर दूध गांव के पेड़ों पर रेडियम स्टिकर लगाकर नवीन पहल की शुरुआत की है। पुलिस अधीक्षक की ओर से यातायात प्रभारी रवि पांडे को निर्देशित किया गया है कि जल्द से जल्द बतौर अभियान कोंडागांव जिला क्षेत्र अंतर्गत आने वाले समस्त ब्लैक स्पॉट, ग्रे स्पॉट और अन्य सड़क दुर्घटना जन्य स्थानों पर पेड़ों पर रेडियम स्टिकर लगाए जाएं, जिससे कि रात में वाहन चालकों को सुविधा हो सड़क दुर्घटनाओं पर, जिससे अंकुश लगाया जा सके। उधर जांजगीर चांपा की नीट परीक्षा की ITI JEE की परीक्षा आयोजित की गई, जहां पर छात्रों ने परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने के लिए चिंता सताने लगी। वहीं इसकी आवाजाही के लिए बस ट्रेन की सुविधा न होने से परीक्षार्थियों को परेशान होते देखा गया। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षाओं में ITI JEE नीट परीक्षाओं के लिए जिले के परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने वापस लाने के लिए निःशुल्क वाहन सुविधा की व्यवस्था की गई। कलेक्टर ने परीक्षार्थियों के परिवहन व्यवस्था के लिए जिला पंचायत CEO तीर्थराज अग्रवाल को जिला स्तर पर नोडल अधिकारी को जिम्मेदारी दी गई है। निःशुल्क व्यवस्था का लाभ लेने के लिए परीक्षार्थी अपना नाम, रोल नंबर, परीक्षा तिथि, परीक्षा केंद्र का नाम और मोबाइल नंबर के साथ जानकारी भेजकर पंजीयन करवा सकते हैं। जिला पंचायत CEO ने बताया कि इस परीक्षा में शामिल होने के लिए जिले से कई परीक्षार्थियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। मंगलवार को परीक्षा केंद्र में जाने के लिए परीक्षार्थियों ने सहमति दी है, जिनके आवाजाही की व्यवस्था कर दी गई है। साथ ही अन्य परीक्षार्थियों ने आवेदन आने पर उनके लिए व्यवस्था की जाएगी। उधर छत्तीसगढ़ में बलरामपुर के राजपुर वन विभाग ने मई जून माह में पहाड़ खुड़वा गांव के पकरीखाड़ नाला में 50 लाख की लागत से डैम का निर्माण करवाया था, जो महज 2 दिनों की बारिश में टूट गया और बनाया गया डैम भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता हुआ दिख रहा है। रायपुर जनपद के सभापति मुकेश गुप्ता ने बताया कि ग्राम पंचायत पहाड़ खुड़वा के कुछ ग्रामीण ने उनके साथ मिलकर मौखिक रूप से ये जानकारी दी कि वन विभाग के द्वारा 2-3 माह पहले गांव में डैम बनाया गया था, जो महज 2-3 दिनों में ही बारिश से टूट गया है, जिसकी पड़ताल के लिए मुकेश गुप्ता ने वन विभाग की तरफ से बनाए गए 50 लाख के डैम का निरीक्षण किया और वन विभाग पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। वहीं इस मुद्दे पर वन विभाग के निर्माण कार्य जानकारी मांगी गई तो उन्होंने जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई, जो संदेह के घेरे में आता अब दिख रहा है। एक सप्ताह पहले जब पता चला
जो हमारा राजपुर वन परिक्षेत्र के जितने कर्मचारी और अधिकारी थे उनका एक मीटिंग रखा गया था। तो वहीं पे हमको जानकारी लगा, तो हमने जब उप वन मंडलाधिकारी राजपुर उनसे जब जानकारी मांगा तो उन्होंने कुछ गोलमोल तरीके से जवाब दिया और इस तरीके से भ्रष्टाचार सहन नहीं किया जाएगा। मैं इस बात को लेकर वन विभाग के स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे यानी सुनील कुमार हिमाचली को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।